गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशी मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए पीटेट, सीटेट, एनटीटी, एचटेट, रीट, यूपीटेट के लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है, टीचिंग एंड लर्निंग, जिसके आज हम टीचिंग एंड लर्निंग का वीडियो पहले से अपलोड कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे इसके रिलेटेड एमसीक्यूज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट, देखो साइकोलॉजी में हर चीज अप्रोप्रिएट के हिसाब से चलती है, मतलब गलत कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हमें लगता है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हमें देखना होता है इनमें से बेस्ट क्या है। तो इन्होंने वही पूछा कि लर्निंग की बेटर ऑप्शन कौन सी, अप्रोप्रिएट ऑप्शन, एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सी हो सकती है। तो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स लर्निंग बोल सकते हैं, पर अप्रोप्रिएट नहीं बोल सकते इसको प्रॉपरली। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बोल सकते हैं। एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट, नहीं, इसको भी हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। इंक्लूडिंग ऑफ नॉलेज, नहीं, ये भी नहीं बोलेंगे। तो एग्जैक्ट क्या होगा, मॉडिफिकेशन। लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है ना, इसकी मैंने लेक्चर में डेफिनेशंस भी है, डेफिनेशंस है, एक वुडवर्थ की है डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ ने लर्निंग के लिए क्या बोला है कि एनी एडिशन टू अवर एग्जिस्टिंग नॉलेज इज अ टाइप ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि हमारे जो वर्तमान अनुभव में कुछ एडिशन हो रही है, कुछ नया ऐड हो रहा है, वो हमारी लर्निंग है। गेट्स ने क्या बोला है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, कि जैसे जैसे हम नया एक्सपीरियंसेस लेते हैं उस तरह से हमारे बिहेवियर में मॉडिफाई होता है। मन ने क्या बोला है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्लियर, तो लर्निंग की एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ब्लैकबोर्ड कैन यूटिलाइज बेस्ट बाय अ टीचर फॉर। जो ब्लैकबोर्ड का यूज, टीचर जो ब्लैकबोर्ड का यूज कर रहा है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह से होगी, पुटिंग द मटेरियल ऑफ टीचिंग इन अ ब्लैकबोर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि टीचिंग मटेरियल को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से लिखा जाए, नहीं, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। मेकिंग द स्टूडेंट अटेंशन, हाँ ये हो सकता है, एक सेकेंड हम क्वेश्चन मार्क में रखते हैं। राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेटर है उससे, ये भी रख लेते हैं एक बार। हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ, नहीं, अपने आप को कभी भी हमने हाईलाइट नहीं करना। तो देखो बेटर ऑप्शन दोनों में से क्या बन जाएगी, ऑप्शन सी। अट्रैक्ट करने से ज्यादा हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज अ राइट ऑप्शन। देखो मैं एक बात बोलता हूं, हम ना एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं, तो सभी सिर्फ लेक्चर को सुना ना करो। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, रोक लिया करो वीडियो को, और पहले अपना आंसर देखा करो कि आपको क्या लगता है। उसके बाद देखो कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। उससे आपको पता लगेगा कि आपकी लर्निंग कितनी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। हाउ वुड यू गेट योर डिमांड्स materialized as रिस्पेक्टिव ऑफ टीचर्स ग्रुप। ठीक है, कि आप किस तरह से टीचर ग्रुप में रिस्पेक्टिव अपने मटेरियल्स की डिमांड कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से टीचर से अपने मटेरियल की डिमांड कर सकते हो, कैसे। मीट सीनियर एंड ट्राई टू वर्क आउट अवर सॉल्यूशंस, मतलब सीनियर से मिलो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व करवाओ, हो सकता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये तो महात्मा गांधी जी ने चलाया है, ये इसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है, गो ऑन लीव पर चले जाओ, मटेरियल के नहीं, स्ट्राइक कर दो, नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर, ए इज द राइट ऑप्शन। ये हमारा यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, ए क्या होगा, राइट आंसर। देखो याद रखना, टीचिंग में जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं यूज करनी, हमेशा पॉजिटिविटी। जहां पर आपको दिखे कि नेगेटिव कंसेप्ट आ रहा है, जहां पर आपको दिखे कि जी नेगेटिव कंसेप्ट आ रहा है, उसको कट कर दो, उसको नहीं लिया जाएगा, वो आंसर कभी भी नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन में नेगेटिव ना पूछाओ, मतलब क्वेश्चन में नॉट ना पूछाओ, बस ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what would you do to include
द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन इन द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स में कॉपरेशन की फीलिंग्स को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्वियस देखो, कॉपरेट तब करेंगे जब आपस में मिलकर काम करेंगे, जब आपस में मिलकर काम करेंगे तो ही कॉपरेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है। गिव देम गुड रीडिंग मटेरियल ऑन द कॉपरेशन, नहीं नहीं, गुड रीडिंग मटेरियल का कॉपरेशन के साथ क्या मतलब, नहीं, कट कर दो। शो पिक्चर्स एंड मूवीज, नहीं, इसके साथ क्या, इसके साथ इंटरेस्ट तो बन सकता है, पर कॉपरेशन का क्या मतलब है, इंटरेस्ट तो बन सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज अ क्लासरूम ऑन कॉपरेशन, क्लासरूम को कॉपरेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज करो, ये भी कोई कंसेप्ट नहीं। पुट देम टू द ग्रुप वर्क, बिल्कुल, जब हम किसी को ग्रुप वर्क देंगे, जब दो स्टूडेंट्स आपस में मिलकर ग्रुप वर्क करेंगे तो ऑब्वियस है उनमें कॉपरेशन होगी, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखो, द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी टेक्सोनॉमी की बात हो रही है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात हो रही है, जो 1956 में उसने दी थी, बाद में इसको चेंज किया गया था, इसमें चेंजेस किए गए थे 2002 में। ठीक है, तो इसमें कितने डोमेन्स की बात की गई थी, 3 डोमेन्स, कौन से, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है ना, ये 3 डोमेन्स दिए गए थे। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव किसके साथ रिलेटेड था, माइंड के साथ, हेड के साथ। अफेक्टिव, इमोशंस के साथ, मतलब हर्ट के साथ। और साइकोमोटर एक्टिविटीज, मतलब हैंड के साथ, तो इसे ट्रिपल एच भी बोलते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। और एक बात और याद रखना, कई बार साइकोमोटर की जगह पर कॉग्निटिव वर्ड यूज हो जाता है, तो कॉग्निटिव का मतलब भी क्या है, एक्टिविटीज, तो साइकोमोटर भी आ सकता है, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव और कॉग्निटिव में फर्क है जी, सिर्फ स्पेलिंग का नहीं, मीनिंग का। कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इन्होंने 3 डोमेन्स की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप्स कैन यू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स में क्या क्या कुछ होगा, शॉर्ट आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल जी, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, इससे टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, जब मेरा ऑल ऑफ दीज है तो आंसर सीधा और सीधा मेरा क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन, डी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, NLM नेशनल लिटरेसी मिशन, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल लिटरेसी मिशन, ये फुल फॉर्म में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी बात कब की गई थी, NPE 1986 में इसकी बात की गई थी। और नेशनल लिटरेसी मिशन आया कब था, 1987-88। ठीक है, 1987-88 में नेशनल लिटरेसी मिशन आया था, जिसके अधीन क्या बात हुई थी कि 15 से लेकर 35 ईयर के स्टूडेंट्स को, ठीक है, 15 से लेकर 35 ईयर के स्टूडेंट्स को इवनिंग क्लासेस दो, मतलब जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, जो जॉब करते हैं, उन्हें इवनिंग क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाए। तो ये भी नहीं आएगा, लाइब्रेरी मिशन भी नहीं आएगा, लिबर्टी मिशन भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट में 7 की बात की थी ना, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कि नीचे जो दिए गए हैं इनमें से करेक्ट कौन सी है। फेस टू फेस टीचिंग इज लेस इफेक्टिव, क्यों लेस, क्यों, ऑनलाइन से तो फेस टू फेस ज्यादा बेटर है, मतलब ऑफलाइन हो गया ना इसका मतलब। ठीक है, तो लेस क्यों है, ये तो बेटर है उससे, इससे ज्यादा बच्चा डाउट क्लियर कर सकता है, तो ज्यादा होगा, ए ऑप्शन कट हो गई। कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन रिप्लेस अ टीचर, नहीं नहीं, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि कंप्यूटर टीचर को रिप्लेस कर रहे हैं, कि टीचर की जगह पर कंप्यूटर में भी तो टीचर्स के लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये भी नहीं कोई कंसेप्ट आएगा। ऑनलाइन टीचिंग एंड फेस टू फेस टीचिंग आर बोथ इफेक्टिव, हाँ ये बोल सकते हैं, पर हम आंसर नहीं लगाएंगे, फोर्थ ऑप्शन पड़ी है। देखो इसमें ना आप इमोशनल नहीं हो सकते कि जी ये तो मेरे को लगता है ये तो आंसर हो गई, आप इमोशनल नहीं हो सकते, आपको पहले सभी ऑप्शन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऑप्शंस बेस्ड जो साइकोलॉजी है वो सारी ऑप्शन बेस्ड है। कई बार क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पर ऑप्शन देखकर
मेरा आंसर बदलता रहता है। चलो हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन असिस्ट अ टीचर। ठीक है, कंप्यूटर एड को टीचर थोड़ा करेगा, कंप्यूटर ही करेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर, कि दोनों इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेगेटिव कंडीशनिंग। देखो अब आपको ये पहले, आपको जब क्वेश्चन आएगा थ्योरीज में, जब आपको क्वेश्चन आएगा थ्योरीज में, तो आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन पढ़कर कि ये क्वेश्चन कौन सी थ्योरी में आया है। तो ये क्वेश्चन आया है पेवलोव की थ्योरी में। कौन सी थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग। कौन सी थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था कब, 1904 में। ठीक है, तो नेगेटिव कंडीशनिंग का मतलब क्या होगा, बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो उसको किसके साथ कोरिलेट किया गया है, बैकवर्ड कंडीशनिंग, जिसमें देखो क्या है, फॉरवर्ड में क्या, फॉरवर्ड में क्या बात करते हैं कि पहले बेल लगी, फिर फूड दिया और उसका सलाइवा आना शुरू हो गया। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में क्या है, पहले फूड दे दिया देन बेल लगा रहे हैं, तो वो क्या कंडीशनिंग हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following learner characteristics is the highly related to effectiveness of the teaching। के लर्नर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो टीचिंग को इफेक्टिवनेस बना सकती है। लर्नर की, देखो अब चीजों को कोरिलेट किया गया है, कोरिलेटेड तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्नर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग को इफेक्टिव बना सकती है। तो लर्नर की प्रियोर नॉलेज हो सकता है जी, बिल्कुल ठीक है। एजुकेशनल स्टेटस, नहीं, पेरेंट्स का एजुकेशन स्टेटस से क्या मतलब। पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं कि पीयर ग्रुप किस तरह का है। फैमिली साइज, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर मेरा बेटर ऑप्शन क्या आ जाएगी, लर्नर की प्रायर नॉलेज, मतलब पुरानी प्रीवियस नॉलेज। पीके टेस्टिंग जो करते हैं ना, कि उसको कितनी नॉलेज है, वो टीचिंग की इफेक्टिवनेस के ऊपर इफेक्ट डालेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम 11th की बात कर रहे हैं, हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट। टीचर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, फादर की जैसे, नो। फ्रेंड हो सकता है, जर्नल नो, एल्डर नो। आंसर क्या आ जाएगा, बी। याद रखना, अगर फ्रेंड की जगह पर ऑप्शन होता लीडर, ठीक है, या फ्रेंड और लीडर दोनों ऑप्शन में होता, तो आंसर लीडर बोलते। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि ये ऑप्शन बेस्ड है। ठीक है, हम ना ये लकीर के फकीर नहीं हो सकते कि जी हमने तो लीडर पढ़ा तो लीडर ही आएगा, या फ्रेंड पढ़ा तो फ्रेंड ही आएगा। आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कौन सी है। अब अगर फ्रेंड भी है और लीडर भी है, तो हमेशा आंसर लीडर आएगा, क्योंकि टीचर को लीडर होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, डैश क्लेम दैट साइकोलॉजी इज अ डेफिनेट नॉलेज ऑफ द बिहेवियर। डेफिनेटिव नॉलेज ऑफ द बिहेवियर। देखो ये ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, एक तरह की डेफिनेशन की तौर पे मिला है। डेफिनेशन को याद करने का कोई तरीका तो नहीं है, पर एक तरीका जो हमने निकाला है जिससे 50-50% चांसेस हैं कि सही हो सकता है, वो है इज्म, जिसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ा होता तो आपको पता होता कि बिहेवियर की बात हो रही है, बिहेवियरिज्म की बात हो रही है, तो स्मिथ जो स्किनर है वो इससे रिलेटेड है, तो आप सीधे ही आंसर लगा देते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। मैं फिर बोल रहा हूं, डेफिनेशन को करने का कोई तरीका नहीं है, या तो डेफिनेशन याद कर लो या इज्म पढ़ लो, उससे कुछ चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन आपका ठीक हो सकता है इज्म को पढ़कर। तो इज्म वाला क्वेश्चन, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वाले क्वेश्चंस, जरूर वो वीडियो जो है प्लीज देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अब देखो थ्योरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, स्किनर की है। किसकी है, स्किनर की है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात हम किसकी करते हैं, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी, जिसे हम आरएस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी बोलते हैं। और क्या नाम है इसके, और क्या नाम, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट बिहेवियर।
ठीक है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल आर, जिसका फुल फॉर्म क्या है, पहले क्या है, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड। रीइंफोर्समेंट, ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, ये सारे नाम एक ही थ्योरी के हैं, किसके, स्किनर की थ्योरी के। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज आल्सो नॉन एज, तो आपको याद करना पड़ेगा ये सारा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। हु सेड, ये भी देखो, ये भी आ गया एक तरह की डेफिनेशन की तरह आ गया कि किसने कहा वी आर बोर्न कैपेबल ऑफ लर्निंग। ठीक है, कैपेबल ऑफ लर्निंग की बात किसने किया है, रूसो ने किया, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस है, या तो याद कर लो या इज्म कर लो, उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर ए इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं, ऑन विच एनिमल पैवलव, देखो आपको मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि पैवलव ने क्यों, कौन से जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो रैट के ऊपर तो स्किनर ने किया है, कैट के ऊपर किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, बर्ड के ऊपर स्किनर ने किया है, पिजन लिया था ना उसने, स्किनर ने, रैट भी लिया, पिजन भी लिया है, तो पैवलव ने किसके ऊपर किया है, डॉग के ऊपर किया है। तो आपको एक्सपेरिमेंट के बेस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें थॉर्नडाइक का एक वर्ड आता है ना, थॉर्नडाइक की बात आ रही है, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तभी होगी अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी, नहीं तो नहीं होगी, थॉर्नडाइक ने बोला था। तो ट्रांसफर लर्निंग को हमने बांटा था पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग और जीरो ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, तो जीरो ट्रांसफर लर्निंग को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल ट्रांसफर लर्निंग। जो मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज ना तो मेरे को सीखने में मुश्किल पैदा कर रही है, ना मेरे को हेल्प कर रही है। मान लो मैं बोलूं कि मैंने मैथमेटिक्स सीखना है, मैथ सीखना है, ठीक है, पंजाबी मेरे को आती है, तो ये ना मेरे को कोई इफेक्ट करेगी, ना मेरे को कोई हेल्प करेगी, वो तो मेरी क्या होगी, न्यूट्रल या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो हम एमसीक्यूज के थ्रू पूरे का पूरा टॉपिक भी साथ साथ समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, हु कॉइन्ड द कंसेप्ट ऑफ हाई ऑर्डर कंडीशनिंग। तो हाई ऑर्डर कंडीशनिंग की बात किसने की, तो याद रखना बच्चे, हाई ऑर्डर कंडीशनिंग की बात 3 बंदों ने की है, पैवलव क्लासिकल कंडीशनिंग, वाटसन क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। पर हाई ऑर्डर कंडीशनिंग की बात किसने की है, पैवलव ने की है। किसने की है, हाई ऑर्डर कंडीशनिंग की बात किसने की है, पैवलव ने की है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल a more preferred activities can be used to reinforce a less preferred activities। तो ये किसने, देखो लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस की बात थॉर्नडाइक ने बोली, ठीक है, उसमें तो उन्होंने क्या बोला है कि जी अगर मेरे पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तो वो लर्निंग ज्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। तो ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं हुआ, पिन प्रिक कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल कुछ नहीं है। तो ये क्या है, प्रीमैक। प्रीमैक एक पर्सन का नाम है, प्रीमैक एक पर्सन का नाम है, जिसने क्या बोला कि हम रीइंफोर्समेंट के थ्रू जो एक्टिविटी किसी की नहीं है उससे वो एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, पर ये एक्टिविटी तब तक करेगा जब तक उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगी। इन्होंने एग्जांपल देखो क्या लिया, इन्होंने एग्जांपल क्या लिया कि देखो एक डॉग है, डॉग का काम क्या है, भौंकना, पर उसे हम रीइंफोर्समेंट देकर हम उसे आदमियों जैसे बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। हम उसे कहते हैं सिट तो वो बैठ जाता है, हम उसे कहते हैं गो तो वो चला जाता है। तो एक आदमी की तरह, एक ह्यूमन की तरह हम बिहेव करना शुरू करवा देते हैं। तो वो क्या हुआ, वो क्या किया हमने, उसे रीइंफोर्समेंट की, तो उसकी एक्टिविटीज में चेंजेस कर दी। पर ये एक्टिविटी में चेंजेस तब तक रहेंगी जब तक उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीमैक प्रिंसिपल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आपको ना इफेक्ट्स आएंगे, आपको इफेक्ट्स पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। एक है हाउथॉर्न इफेक्ट, पहले किया हो ना, हालो इफेक्ट तो किया होगा आपने, ठीक है। हालो इफेक्ट किसी के लिए नजरिया बना देना। एक है हाउथॉर्न, हाउथॉर्न का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है मोटिवेशन, किससे संबंधित है, मोटिवेशन से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हमें कोई ऑब्जर्व करता है, जब हमें कोई ऑब्जर्व करता है तो हमारे काम करने की एबिलिटी डबल हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट पड़ा, हाउथॉर्न। एग्जांपल देखो, मैं एक टीचर क्लासमेट, जब एग्जाम में बच्चे पेपर दे रहे हैं तो टीचर राउंड करता, कई बार एक बच्चे के सामने खड़ा हो गया, ठीक है, तो बच्चा हाथ रखता है फटाफट लिखने लग जाता है कुछ ना कुछ, तो उस पर कौन सा इफेक्ट पड़ा, हाउथॉर्न इफेक्ट, जिसका संबंध कहां से है, मोटिवेशन से। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आप देख रहे होंगे कि आपके हम क्वेश्चंस को सिंपल लेवल से नहीं लेकर आ रहे क्योंकि ये थ्योरी ओनली किसकी है, हम उसमें कुछ नया भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को किससे कोरिलेट कर दें, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको उलझा दे, ताकि आज आप उलझो तो पेपर में मत उलझो। चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, थॉर्नडाइक इज रिमेंबरेबल। थॉर्नडाइक को किसके लिए याद किया जाता है, देखो हमने सीधा नहीं पूछा कि थॉर्नडाइक थ्योरी का नाम बोलो, कि थॉर्नडाइक को किसके लिए याद रखा जाता है, ट्रायल एंड एरर के लिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग थोड़ा दिया उन्होंने। इनसाइड थ्योरी तो कोलबर्ग ने दी है, कॉलर ने दी है, सॉरी। कंडीशनिंग या तो पैवलव ने दी है या वॉटसन ने दी है, तो या स्किनर ने दी है, क्योंकि सिर्फ कंडीशनिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका कहां पे कंट्रीब्यूशन है, ट्रायल एंड एरर, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, मतलब वन ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आपको पता है कि ट्रायल एरर में इन्होंने 3 तरह के लॉ दिए, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों लॉ किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने, तो आंसर क्या आएगा, आंसर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अब आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट किसमें है, पैवलव में है, ये पॉइंट किसमें है, पैवलव में है, जो हमने किया ना, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। तो इसमें क्या बोला है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी विल ग्रो वीकर, कमजोर हो जाएगी, एंड वीकर इफ नो रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडिंग आफ्टर। स्पॉन्टेनियस मतलब उसकी एकदम से रिकवरी करवाई हमने, हम उसने पहले उसकी कंडीशनिंग हुई, ठीक है, उसका कंडीशनिंग क्या हुआ कि बेल जब लग रही थी तो उसको फूड मिल रहा था, ठीक है, और उसका सलाइवा निकल रहा था। धीरे धीरे हमने ओनली बेल लगाई, फूड नहीं दिया तो भी सलाइवा, पर धीरे धीरे बेल जब लग रही है, फूड नहीं मिल रहा, तो ये सलाइवा आना भी बंद हो गया। तो अब हमने स्पॉन्टेनियस रिकवरी किस तरह से कराई, बेल लगाई और उसे फूड दिया, और क्या हुआ, सलाइवा बाहर आना शुरू हुआ, रिकवरी कर रहे हैं। तो रिकवरी वीक हो जाएगी कब, अगर उसको जो है कंडीशन स्टिमुलस उसका नहीं मिलेगा, ठीक है, जो ये कंडीशन स्टिमुलस, जो हमने ये स्टिमुलस दिया, फूड दिया, अगर नहीं देंगे तो वीकर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज अ राइट ऑप्शन। अनकंडीशन तो ये है ही नहीं, तो हमने तो कंडीशनिंग की है, तो ये तो आएगा ही नहीं। रिस्पॉन्ड तो बाद में करेगा ना, वीकर तो तभी होगा अगर उसको स्टिमुलस नहीं मिलेगा, तो यही आपको पूछा गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, द कंसेप्ट ऑफ, एक सेकंड चेक कर ले पहले, हाँ जी, द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने थ्योरी बताई थी, प्रोग्राम्ड लर्निंग थ्योरी या प्रोग्राम्ड लर्निंग, या अगर आपको प्रोग्राम लर्निंग 3 तरह से होते हैं ना, कि एक लीनियर होता है, मैथमेटिक होता है, ब्रांचिंग होता है। अगर आपको पर्टिकुलर पूछ ले तो लीनियर प्रोग्राम की बात किसने की है, स्किनर ने। प्रोग्राम लर्निंग की बात किसने की है, स्किनर ने। तो आंसर आ जाएगा ए। याद रखना ये कंसेप्ट को, इससे काफी क्वेश्चन आएंगे। देखो व्हाट इज अ बेल इन पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग में बेल क्या है, बेल क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है ना, उसका ये कंडीशनिंग नहीं हुई, रिस्पॉन्ड नहीं है बेल, रिस्पॉन्ड खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया क्योंकि वो तो स्लाइव है, ठीक है।
अनकंडीशन स्टिमुलस हम नहीं बोल सकते, ये क्या है, अनकंडीशनिंग, ये एक गलत लिखा हुआ स्टूडेंट्स, ये आना था CS, US नहीं आना था स्टूडेंट्स, CS आना था। कंडीशन स्टिमुलस है, बेल क्या है, कंडीशन स्टिमुलस के उसको उसकी कंडीशनिंग करने के लिए। अनकंडीशन स्टिमुलस तो क्या है, फूड है। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, फूड है। रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवा है, ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स ये भी सलाइवा है। इसका क्या आएगा, कंडीशन स्टिमुलस, सही कर लेना, इसका आंसर क्या आएगा, CS। आंसर क्या आएगा, CS। ये कंडीशन स्टिमुलस है ताकि उसकी कंडीशनिंग हो सके बेल के साथ। नेक्स्ट, राइटिंग में दिक्कत आई है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर 25 हम बात कर रहे हैं, फूड इज क्लासिक, फूड इन क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो अब क्वेश्चन को किस तरह से पूछ रहा है, आपको ना चीजों को अलग अलग, उसको जो है अलग अलग करके आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि फूड क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अनकंडीशन स्टिमुलस, फूड क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर। रिस्पॉन्स तो है ही ना, रिस्पॉन्स तो है ही उसका सलाइवा, और कंडीशन स्टिमुलस क्या है, बेल। अगर आपने थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको पता होगा, तो आपको आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, ये ना काफी बच्चे ये क्वेश्चन को गलत करते हैं। SOR कंसेप्ट किसने डेवलप किया, SOR कंसेप्ट किसने डेवलप किया, स्टूडेंट्स ये याद रखना, SOR कंसेप्ट किसने डेवलप किया, वुडवर्थ ने। पैवलव मत लगा देना, पैवलव ने कौन सा किया था, SR थ्योरी दी है पैवलव ने, ठीक है। तो SOR याद रखना, कंसेप्ट किसने दिया है, वुडवर्थ। मैंने इसका एक्सप्लेन भी किया, देखो कि SOR की फुल फॉर्म देखो, वुडवर्थ ने इंट्रोड्यूस किया ये पॉपुलर एक्सप्रेशन स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। फंक्शनल अपनी टू डिस्क्राइब इज फंक्शनल अप्रोच टू साइकोलॉजी, ठीक। इन्होंने 1929 में अपनी सेकेंड एडिशन ऑफ साइकोलॉजी में इसकी बात की। ये बिल्कुल डिफरेंट है SR से। SR क्या था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जिसकी बात की थी पैवलव ने, जिसकी बात की थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि SOR कंसेप्ट किसने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, who was the first person to conduct experiment on the classical conditioning। क्लासिकल कंडीशनिंग की जब बात ही पैवलव ने की है, इन्होंने की है इनसाइड थ्योरी की, इन्होंने ट्रायल एरर, ठीक है। इन्होंने बात की है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात किसने की है, पैवलव ने। ना वर्ड आया था पायोनियर, कई बार ये वर्ड भी आता है, हु इज द पायोनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, तो भी आंसर क्या आएगा, पैवलव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑपरेंट टेक्निक स्ट्रेंथ बिहेवियर। कौन सी ऑपरेंट टेक्निक, ऑपरेंट टेक्निक मतलब क्वेश्चन आया है स्किनर से। कहां से आया है, स्किनर से आया है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो पनिशमेंट तो स्किनर ने क्या बोला कि जी जो बिहेवियर को वीक कर देती है, स्ट्रेंथ नहीं करती, वो क्या करती है, वीक करती है, ठीक है। रिवॉर्ड और इंसेंटिव भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बात की है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखो आप बोलोगे सर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे, बच्चे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कहीं ना कहीं यही होता है कि आप पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। आपको बोलते हैं ना कि उसका बेटा ये कर गया, इसका आप ये नहीं कर सकते, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है नेगेटिविटी की तरफ भेज रहे हैं। वो क्या है, आपको किस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपको कुछ फील हो और आप पॉजिटिव की तरफ आ जाओ। और पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कहीं ना कहीं कि इसका रिलेशन कहां पर होता है, आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथ करना। ये बात की है स्किनर ने। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था लास्ट हमारा, 28। नेक्स्ट हम बात करें 29th क्वेश्चन की। When a desired response, जो मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए, is reinforced every time it occur। अब देखो आपको ये फिर आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कहां से आ गया, स्किनर से आ गया, ठीक है। स्किनर के रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में से ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से रीइंफोर्स शेड्यूल थे, कॉन्टिन्यू रीइंफोर्समेंट, फिक्स इंटरवल,
फिक्स रेशो, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। वेरिएबल को अगे दो पार्ट्स में बांटा था, वेरिएबल रेशो, वेरिएबल इंटरवल, ठीक है। तो अब लगातार देखो कॉन्टिन्यूसली हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं एवरी टाइम, तो ऑब्वियस है पार्शियल तो है ही कुछ नहीं, रेशो का भी नहीं आएगा, क्योंकि रेशो क्या है कि आपने टाइम फिक्स कर दिया 3:1, 3 बार काम करेगा तो 1 बार मिलेगा, वो भी नहीं, वो तो कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, ठीक है ना, एवरी टाइम उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, तो आंसर क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, ए आंसर। अगर आपको यह समझ आ गया ना कि आपका क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है, कौन सी थ्योरी से आया है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो पॉजिटिव ट्रांसफर, मतलब ये क्वेश्चन कहां से आया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो आधा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव ट्रांसफर ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल एलिमेंट्स की बात किसने किया है, थॉर्नडाइक ने। इस तरह से ना चीज को कोरिलेट कर लिया करो, बिटवीन द ओरिजिनल एंड सब्सिक्वेंट, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, लर्निंग आएगा। पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग किस पर होगा, किसके बीच में, लर्निंग के अटेंशन के बीच में नहीं है, प्रोसेस परसेप्शन के बीच में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ए इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31, इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दी है, इंस्टिंक्ट थ्योरी याद रखना, इंस्टिंक्ट थ्योरी 2 पर्सन ने बात की है, एक तो बात की है मैकडूगल, जिन्होंने मोटिवेशन में 14 तरह के इंस्टिंक्ट्स की बात की है, जिसे हम बोलते हैं मूल प्रवृत्ति, बाय इनबॉर्न एबिलिटीज, जहां जो एबिलिटीज जो चाहूं या ना चाहूं होंगी, ठीक है। और एक बात की है फ्रॉयड ने, सिगमंड फ्रॉयड ने, जिसमें 2 इंस्टिंक्ट्स की बात की है, 2 इंस्टिंक्ट्स लाइफ और डेथ की बात की है। अगर प्रोपाउंडेड आ रहा है वर्ड, तो आंसर क्या आएगा, मैकडूगल, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, मैकडूगल इज अ राइट ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा, बी। स्किनर ने तो बात ही नहीं की है, इसने तो दी ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसने क्लासिकल कंडीशनिंग, और एल्पोर्ट ने बात की है ट्रेड थ्योरी, पर्सनैलिटी की। और याद रखना एल्पोर्ट को फादर ऑफ पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट वाला जब क्वेश्चन आ जाए तो उसे अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि हम नोट पढ़ते टाइम तो पढ़ते हैं, लिखते टाइम भूल जाते हैं ऑप्शंस के टाइम, उसे अंडरलाइन जरूर किया करो। फैक्टर डज नॉट इंपैक्ट टीचिंग, कौन सी चीजें टीचिंग के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालते, क्लासरूम एक्टिविटी दैट इनकरेज लर्निंग, ये बिल्कुल ठीक है जी, ये तो इंपैक्ट डालते हैं, उन्होंने नॉट पूछा है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो, इसका क्या मतलब है, चलो इसको रखते हैं एक बार। लर्निंग टू एक्सपीरियंस ये इफेक्ट डालता है, टीचर की नॉलेज इफेक्ट डालता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर, कि सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट्स, इसका कोई मतलब नहीं है कि गरीब है अमीर है क्या है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प इन राइजिंग द स्टेटस, टीचर का स्टेटस उठाने में कौन सी चीज इफेक्ट करेगी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नहीं स्ट्रिक्ट तो हमने करना ही नहीं है, हमने नेगेटिविटी की तो बात करनी ही नहीं है, ठीक है, नेगेटिविटी की बात तो हमने करनी ही नहीं है। सेकंड, पार्टिसिपेशन इन सोशल सर्विस, हो सकता है बिल्कुल। लव फॉर स्कूल, नहीं ये भी कोई कंसेप्ट नहीं है। गुड इनकम, ये भी कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी इज, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा उससे उसका स्टेटस तो राइज होगा ना, कि हाँ यार बड़ा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, स्कूल को प्यार करता है, बड़ी इनकम है, डिसिप्लिन बहुत है, स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, ये कोई स्टेटस राइज करने वाली बात नहीं है। तो पार्टिसिपेशन हमेशा, क्योंकि अगर मैं टीचर को बच्चे के सामने अपनी वैल्यू उठाना चाहता हूं तो मेरे को पार्टिसिपेट करना होगा।
पहले अच्छा खुद को करना के दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किंडरगार्टन। देखो केजी सिस्टम, किंडरगार्टन की बात पता ही आपको सबने, किसने किया है? फ्रॉबल ने किया है। किंडरगार्टन कंसेप्ट किसने दिया है? फ्रॉबल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ये हमारा स्टूडेंट्स यूट्यूब ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, और ये हमने टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है कि जो बच्चे ये नोट्स लेना चाहते हैं, ये पीपीटीज को लेना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे स्ट्रीमिंग को लाइक जरूर कर दिया करो। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको लेक्चर समझ आ रहा है, तो प्लीज, अगर नहीं आ रहा तो ना लाइक करो। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि और बच्चे ये ना सोचा करो कि हम सीख लें कोई और ना सीखे, और बच्चे भी बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अ गुड टीचर इज वन हु, अच्छा टीचर कौन है? यो बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दे। नहीं नहीं, ये क्या हो सकता है? चलो रख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, ये कोई मतलब नहीं है। नोट्स दे बच्चे को, नहीं जी। हाँ, ये बेटर ऑप्शन होगी कि टीचर जो वो होगा अच्छा, जो बच्चों को इंस्पायर करे, लर्न करने के लिए इंस्पायर करे, उनको आगे लेके जाने के लिए उनको इंस्पायर करे। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी? याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, याद करना पड़ेगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद करना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा? पैवलोव। अगर क्वेश्चन आएगा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी, तो आंसर क्या आएगा? पैवलोव को बोला जाता है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? मैंने आपको बताया था, अगर डेमोन्स्ट्रेशन ना होता तो आंसर क्या आता? डिस्कशन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन है तो आंसर पहले क्या आएगा? डेमोन्स्ट्रेशन। यही समझना बस आपने। तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बोलते हैं क्लास, क्लास क्लास बोलते हैं ना वर्ड, CLASS, इसका मीनिंग पता है किसी को? तो आज वो भी समझ लो। क्लास की फुल फॉर्म पेपर में आई हुई है, तो क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। क्लास की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। ये देखो, ये ना मैं कुछ चीजें आपको ऐड की गई हैं, कुछ डाटा आपके लिए ऐड किया गया है जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं। अ पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन व्हेन, एक जो पर्सन है वो टीचिंग को एज अ प्रोफेशन एंजॉय करता है कब? जब उसकी क्लास जो कंट्रोल में रहे। नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, हो सकता है कि उसकी कमांड अच्छी हो, स्टूडेंट रिस्पेक्ट करें। ठीक है, मोर क्वालिफाई, मतलब अपने टीचर से ज्यादा क्वालिफाई है, तो ये तो ईगो आ गई, तो ये तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं। ठीक है, इज वेरी क्लोज टू हायर अथॉरिटी, नहीं नहीं जी, प्रिंसिपल के मैं बहुत क्लोज हूं तो मैं एंजॉय करूंगा, नहीं नहीं। तो बेटर ऑप्शन मेरी क्या आएगी? आंसर बी इज अ राइट ऑप्शन। गिविंग अ स्टूडेंट एक्स्ट्रा होमवर्क, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहे हो आफ्टर दे मिसबिहेव, उसने क्लास में मिसबिहेव दिया जिसके कारण आपने उसको क्या किया? एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। तो ये कौन सी पनिशमेंट है? ये कौन सी एग्जांपल है? देखो, ये रीइंफोर्समेंट नहीं है। आपने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया तो रीइंफोर्समेंट तो नहीं है ये। ठीक, तो आपने ये क्या दिया? ये आपने क्या किया है? पुनिश किया है, पर नेगेटिव पनिशमेंट नहीं की। आपने क्या किया है? पॉजिटिव पनिशमेंट की। नेगेटिव में तो मारना हो गया कि मिसबिहेव कैसे कर रहे हो आप, तो पॉजिटिव पनिशमेंट की है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा चल रहा है। 40 हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41। कौन सी बात कर रहे हैं? 41, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। देखो, टीचिंग एंड लर्निंग में टीचर से कितने अच्छे क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, एक टीचर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या हो सकती है? उसको साउंड नॉलेज हो, ठीक है, हो सकती है। ओनली कम्युनिकेशन स्किल नहीं बोल सकते। ऑल ऑफ दिस होता तो मैं लगा सकता था। ठीक है, तो कंसर्न फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, नहीं, स्टूडेंट वेलफेयर से मतलब नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज है, नहीं, बेटर। सबसे पहले अच्छी, देखो, सबसे पहले टीचर के लिए क्या होगा कि उसको अपनी कंटेंट की नॉलेज हो। ठीक है ना, सबसे पहले क्वालिटी तो यही होगी ना। उसके बाद देखेंगे कि जी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आई कांटेक्ट हो, आवाज में रिदम हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं? 42 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इफ अ स्टूडेंट कम्स लेट इन स्कूल, अगर एक स्टूडेंट क्लास में लेट आ रहा है, देन इग्नोर कर दो? नहीं नहीं, इग्नोर नहीं करना। नॉट अलाउ, क्यों ना अलाउ करो? पनिश कर दो? नहीं, अलाउ हिम टू सिट साइलेंटली, उसे बैठने के लिए अलाउ करो और बाद में उसकी प्रॉब्लम को सुनो कि हाँ वो क्यों लेट है, क्यों लेट है। ठीक है ना, ये नहीं कि सीधा बोल दे चलो बाहर नहीं आना, तो उसकी प्रॉब्लम को सुनो, उसको एक बार बोलो कि आप आराम से बैठ जाओ। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट हमने? 42। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे लिखे हुए हैं उनमें से सही है? लेक्चर मेथड कैन सही नहीं है, सही नहीं पूछा मैं। देखो, लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, लेक्चर में तो अकेले बोल रहे, रीजनिंग कहां से आ गई? चलो देखते हैं बाकी पे पॉइंट्स। लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, बिल्कुल नॉलेज तो दे ही रहा है लेक्चर मेथड, तो नॉट पूछा, कट हो गया। लेक्चर मेथड इज वन वे, बिल्कुल ठीक है जी, वन वे एक ही बोल रहा है। ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव, बिल्कुल ठीक है, अगर वन वे होगा तो स्टूडेंट पैसिव होंगे, तो ये भी कट हो गया। तो आंसर क्या आ गया? ए क्यों आया? क्योंकि नॉट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उसके द्वारा नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? ठीक है, तो लर्निंग का मैच्योरेशन इज नॉट अ लर्निंग, मैंने आपको लर्निंग बताया था, मैच्योरेशन इज नॉट अ लर्निंग, इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ। ठीक है, कि मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरा साइज बढ़ रहा है, मेरे वेट बढ़ रहा है, दैट मींस मैं मैच्योर हो रहा हूं। हाँ, कुछ कंटेंट में अगर ऑल ऑफ दिस होता तो हम, नन ऑफ दिस होता तो नन भी लगा सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि किसी कंटेंट में लर्निंग में काउंट कर सकते हैं, पर बेटर ऑप्शन चूज करनी होगी तो हम इसे अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल्स? ठीक है, कौन करेगा? राइटिंग करेगा, बिल्कुल ठीक है, ब्लैक बोर्ड यूजिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, ऑब्वियस है। आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सिंपल आंसर आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना केवीएस से निकाला हुआ है, उस वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के साथ कौन सी चीजें रिलेटेड है, एसोसिएट करती हैं। ठीक है, तो आपको ये पहले समझ आ गया कि ये क्वेश्चन कहां से आया है? लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो पता लग गया लेवल्स कौन कौन से हैं? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो लेवल कौन से हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, हमने टीचिंग वाला मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने ये टॉपिक करवाया हुआ है। मेमोरी लेवल किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया? हंट ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो अब उन्होंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में पूछा है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्या क्या चीजें रिलेटेड है अब हम उसमें समझते हैं। द स्टूडेंट्स रिटेंड्स फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन हिज ओन वर्ड्स, बिल्कुल ठीक है जी, कर सकता है। द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल द फैक्ट्स, नहीं, रिकॉल कहां पर करेगा? वो तो मेमोरी में करेगा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो है ही नहीं। तो बी कहां में नहीं है? यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया? सीधा ये आ गया, डी ऑप्शन आ गया। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द स्टूडेंट गिव हिज एग्जांपल ऑन, बिल्कुल ठीक है जी, अपने व्यू पॉइंट दे सकेगा, वेरियस वे में समझ पाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, इफ अ स्टूडेंट कम लेट देन, ये शायद रिपीट हो गया ना, इग्नोर नहीं करना, पुनिश नहीं करना, उसको नॉट अलाउ नहीं करना, आंसर क्या आ जाएगा? रिपीट। ये क्वेश्चन रिपीट होगा स्टूडेंट्स, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, देखो ये भी क्वेश्चन हमने देखो कहां केवीएस से निकाला है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेशन करने की उसकी अपॉर्चुनिटी आ गई एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स ऑफ कंसेप्ट
ठीक है, अब उसमें डिस्क्रिमिनेट करना उसको पता लग गया, उसको डिस्क्रिमिनेट कब करेगा, कब वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा, जब वो अंडरस्टैंड करेगा, जब अंडरस्टैंड करेगा तभी उसको पता लगेगा ना क्या सही है क्या गलत है। तो वो क्या हो गया, उसको डिस्क्रिमिनेट करना आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग। अगर वो बोले कि उसको अब उसमें एबिलिटीज आ गई कि अपने वर्ड्स भी साथ में इंक्लूड कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट तो कर ही रहा है, साथ में अपने व्यूज को ऐड कर रहा है, फिर रिफ्लेक्टिव आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर भूल गए हम, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। An open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students, their interchanges will be most helpful in which level of teaching। देखो इंटरचेंजिंग हो गया, अब वो अपने व्यूज दे रहा है। इंटरचेंज मतलब टीचर स्टूडेंट को बता रहा है, स्टूडेंट टीचर को बता रहा है, अपने व्यूज किस में देगा, रिफ्लेक्टिव लेवल में देगा। तो सीधा ही मेरे को पता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल में अपने व्यूज देने के योग्य होगा, तो आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया जी 50। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस्ड। ठीक है, लोअर लेवल कहां पर होगी, मेमोरी में होगी, क्योंकि यहां पर कौन हो रहा है, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे का भी इतना लेवल नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए, इसलिए हम उसे मेमोरी लेवल में बढ़ाते हैं। यहां पर प्रॉपर क्या कराई जाती है, क्रैमिंग। क्रैमिंग कोई मेथड नहीं है, पर मेमोरी लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर क्रैमिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, मैंने नया क्वेश्चन देखा, SOLO स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ये एंटिटी में जो लर्निंग आउटकम्स टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म आपको याद ही करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लो, ये बात किसने की थी, सोलो टेक्सोनॉमी है एक, ये इसकी बात किसने की थी, बीगर और कॉलिंस ने 1982 में इसको डेवलप किया था, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, जिसमें ना उन्होंने सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक ये स्ट्रक्चर बनाया था 5 पॉइंट्स का। ठीक है, प्री स्ट्रक्चर, यूनि स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, रिलेशन, एक्सटेंडर्ड, इन्होंने इस तरह से बनाया था। ज्यादा डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से ब्लूम टेक्सोनॉमी ना उसी तरह से ये एक टेक्सोनॉमी बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें ये 5 पॉइंट्स बनाए गए थे, ये नीचे से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते थे। क्लियर। नेक्स्ट, द गोल ऑफ टीचिंग इज, क्या गोल है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं जी, एक्टिविटीज करवाना सिर्फ नहीं जी, नॉलेज देना नहीं जी, डिजायरेबल चेंज। देखो अब यहां पर अगर ई ऑप्शन होती ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो आंसर ये आता, अब नहीं है, बेटर ऑप्शन क्या आएगा, डिजायरेबल चेंज। टीचिंग का मेरा मतलब ही है ना कि आप में वो चेंजेस, जो मैं चेंजेस चाहता हूं आप में वो चेंजेस आए, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्लियर, अगर ई होता तो फिर ये वाला आता। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर कहां पर पहुंच गए हम, क्वेश्चन चेक कर लें एक बार, 49, 50, 51, 52, 53। क्वेश्चन नंबर, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53। द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड मोर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम विद, बच्चे किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, टीचर्स बिल्कुल भी नहीं, पेरेंट्स नहीं, रिलेटिव बिल्कुल भी नहीं, स्टूडेंट्स किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पीयर ग्रुप के साथ। आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, टेक्सोनॉमी मैंने आपको बताया था ना पीछे, ब्लूम टेक्सोनॉमी, किसकी बात हो रही है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, लिखा नहीं उन्होंने, ब्लूम टेक्सोनॉमी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो कब प्रेजेंट किए गए थे, इसके ऑब्जेक्टिव कब प्रेजेंट किए गए थे, 1956 में, दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, 1956। देखो ब्लूम ने मेन तो कॉग्निटिव की बात की थी ब्लूम ने, इसमें पहले क्या था, नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। सिस्टम याद कर लेना, कई बार आपको ये ना एनटीटी में तो नहीं आएगा, एनटीटी में तो नहीं आएगा, पर अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो सीक्वेंस को याद रखना। बाद में 2001 में इसको चेंज कर दिया गया था, रिमेंबर, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, और बस ये तो सेम थे, ये दोनों पॉइंट्स को बदल दिया, सिंथेसिस को ऊपर कर दिया, उसकी क्रिएट वर्ड यूज कर दिया और इवैल्यूएशन को
नीचे ले आए थे। क्लियर? चलो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, फिर देख लें, भूल गए हम, 54 और क्वेश्चन नंबर 55, लॉ ऑफ लर्निंग। फिर आंसर कहां से आ गया? थॉर्नडाइक से आ गया। क्वेश्चन कहां से आ गया? थॉर्नडाइक थ्योरी, ट्रायल एरर थ्योरी। तो तीनों लॉ है, रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। नेक्स्ट ये रहा, देखो ये बच्चे डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन की याद करना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ लो, वीडियो अपलोडेड है पहले से ही हमारे इस चैनल पे, ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस। ठीक है, साउंड माइंड इज इन अ साउंड बॉडी, ये बात किसने बोली है? पेस्टोलॉजी ने बोली है, सॉरी प्लेटो ने बोली है। ये बात किसने बोली है? प्लेटो ने बोली है। डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, फिर आ गया थॉर्नडाइक से। याद रखना, देखो जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है उसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ यूज बोलते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है उसे लॉ ऑफ यूज भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट को पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सॉरी पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। स्टूडेंट मैंने ना लास्ट में गलती से जो मैंने इससे पहले जो पहले क्वेश्चन आया था ना आपका, एक सेकेंड आपको वो बता दूं, मैंने एक थोड़ा छोटा सा मेरे से ईयर गलत हो गया, वो ठीक कर लेना, क्योंकि ना बच्चे इस चीज़ को फिर बहुत बड़ा बना लेते हैं कि सर आपने ईयर गलत करवा दिया। हाँ जी, ये वाला, ये जो मैंने बोला था ना 2002 में बोला था, ये 2001 है। एक्चुअल में गलती से मैंने 2002 लिख दिया, ये क्या है? 2001 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये माइनर मिस्टेक आई थी, इसको ठीक कर लेना प्लीज। चलो हम वापस हम अपने बात करते हैं। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, अब ये कौन है? वो वर्दीमर, कोफका, कोफका और कॉट-लेविन की बात हो रही है। ठीक है, तो ट्रायल एरर वाला तो थॉर्नडाइक है, वो तो नहीं है। ठीक है, इंट्यूशन भी नहीं है। इमेजिनेशन की बात मेडुला ने की है, वो तो बेविस्टिक है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा? इंसाइट की बात किसने किया? कोहलर। ठीक है, जो कि कौन था? गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट था, गेस्टॉल्ट को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर छोड़ ही देते हैं, मैं नहीं याद रख सकता। 55, 6, 7, 8, अब 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज वेल नोन फॉर द मॉडलिंग टेक्निक और टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात किसने किया है? एल्बर्ट बेंडूरा ने किया है। ठीक है ना, इसकी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही इसकी डेथ हुई है, एल्बर्ट बेंडूरा की। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, यहां इसने एक और क्या बोला था? वाइकेरियस लर्निंग। ये सारे एक ही थ्योरी के नाम है। ठीक है, जो बात की थी एल्बर्ट बेंडूरा ने। किसने बात की थी? एल्बर्ट बेंडूरा ने। नेक्स्ट, फिर आ गया गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। देखो 4 पर्सन है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के। इसका फादर कौन है? मैक्स वर्दीमर। बच्चे ना कोहलर लगा देते हैं। ठीक है, 4 पर्सन है इसमें। मेन जो है पर्सन तो और भी होंगे, मेन जो है 4 है, वर्दीमर, कोहलर, कॉट-लेविन और कोफका। 4 पर्सन है जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, गैगने, जिसकी थ्योरी का नाम क्या है? हायरार्की ऑफ लर्निंग। जिसकी थ्योरी का नाम क्या है? हायरार्की ऑफ लर्निंग। इन्होंने ना इस तरह से डायग्राम बनाई है। 8 स्टेजेस की बात की है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फर्स्ट में क्या दिया इन्होंने? एसआर लर्निंग, सॉरी फर्स्ट में इन्होंने क्या बोला? सिग्नल। सेकंड में क्या बोला? एसआर। थर्ड में क्या बोला? चेन। फोर्थ में इन्होंने क्या बोला? डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी वर्बल।
वर्बल एसोसिएशन। फिफ्थ में क्या बोला, डिस्क्रिमिनेशन। सेवंथ में इन्होंने क्या बोला, रूल लर्निंग। सेवंथ में सॉरी क्या बोला, सिक्स में क्या बोला, कंसेप्ट लर्निंग। सेवंथ में क्या बोला, रूल लर्निंग। और लास्ट में क्या बोला, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा कि इनकी कंसेप्ट लर्निंग से पहले कौन सा है। कंसेप्ट लर्निंग से सारे पहले कौन कौन से हैं। तो कंसेप्ट लर्निंग से पहले देखो, अब कंसेप्ट 6 नंबर पे आया है। तो कंसेप्ट लर्निंग में सबसे पहले वो साइन लर्निंग होगी, वो सिग्नल की बात हो गई, ये भी आ गया। तो बी तो आएगा जी, ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो गया। ठीक है, तो उसमें और देख लो, कंसेप्ट से पहले और क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो बाद में है। सी तो नहीं आएगा, जिसमें सी हुआ वो तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गई। ठीक है, रूल लर्निंग ये भी बाद में है, जिसमें ए ऑप्शन है वो भी गई, तो ए इसमें भी गई। तो आंसर मेरा क्या बन गया, बी डी ई, सी इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको आएंगे। ठीक है ना। अब मैं साफ साफ लिख देता हूं, सबसे पहले क्या होता है, नीचे से शुरू होता है ये। सबसे पहले क्या है, सिग्नल, सिग्नल लर्निंग, फिर एसआर लर्निंग, फिर चेन लर्निंग। इस तरह से हायरार्की बनती है। फिर वर्बल एसोसिएशन, फिर उन्होंने बात की है डिस्क्रिमिनेशन, फिर उन्होंने बात की है कंसेप्ट लर्निंग, फिर उन्होंने बात की है रूल लर्निंग, लास्ट इन्होंने बात की है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने हायरार्की बनाई है। उन्होंने क्या पूछा है कि 5 टाइप्स ऑफ लर्निंग इंडिकेट्स इन हायरार्की अरेंजमेंट। ठीक है, अब हायरार्की बताओ इनमें से। सबसे पहले देखो नीचे समझो, सिग्नल है तो 1 आएगा, 1 ढूंढ लो, इसमें भी है इसमें भी है, ये तो गया। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है, एसआर, तो मतलब 5 आएगा, तो सीधा मेरा आंसर आ गया, ए इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से हायरार्की बना लेना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, फिर हायरार्की से आया, गैगने की थ्योरी से आया। ठीक है, कि रूल लर्निंग से पहले क्या है, तो लास्ट में देखते हैं रूल लर्निंग से पहले क्या है, कंसेप्ट लर्निंग। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, कि रूल लर्निंग से इमीडिएट पहले क्या है, कंसेप्ट लर्निंग। तो आपको ये सारा याद करना पड़ेगा, ये आपको चार्ट एज इट इज याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एटीट्यूड हो गया, कंसेप्ट्स हो गए, स्किल, नॉलेज, ये सारा किसका पार्ट है, लर्निंग का पार्ट है, ऑब्वियस है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन मेरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां, और टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज, टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है, टू मेक स्टूडेंट डू होमवर्क, बच्चे को होमवर्क देना, ये कौन सा चैलेंज हुआ। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं हम। टू मेक डिसिप्लिन, ये भी कोई नहीं हम बोल सकते। टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर बी इज अ राइट ऑप्शन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी इज अ राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, देखो आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने लगभग 65 से 70 तक क्वेश्चंस कर लिए, ठीक, डिस्कस कर लिए। द क्वालिटी ऑफ टीचर इज रिफ्लेक्टेड, टीचर की क्वालिटी कहां से रिफ्लेक्ट करती है, टीचर की क्वालिटी जो है वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, समझ लो इस बात को, एक सेकेंड सही कर लें। हाँ जी, तो क्या था, टीचर की क्वालिटी कहां से रिफ्लेक्ट करेगी, बाय अटेंडेंस। और नहीं, अटेंडेंस का क्या मतलब हुआ रिफ्लेक्शन से, कि अटेंडेंस होगी तो ही टीचर की क्वालिटी रिफ्लेक्ट करेगी, नहीं जी। पास का कोई मतलब नहीं है, पास फेल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाय द साइलेंस, ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेनिंग, क्लास में कितनी शांति है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर क्या बन गया, सी ऑप्शन, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, कि बच्चे किस तरह कितनी क्वालिटी के क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर। तो आज हमने 65 से लेकर 70 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें से मोस्टली टीचिंग को हमने मेन
ध्यान में रखा, ये आपका पार्ट 1 है, बाद में आपको पार्ट 2 में लर्निंग के ओनली एमसीक्यूज मिलेंगे। लर्निंग के पार्ट 2 में एक तो लर्निंग के होंगे और एक लर्निंग आउटकम्स, इसके एमसीक्यूज को ऐड किया जाएगा। बच्चे अगर आपको लग रहा है हमारा लेक्चर आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज लाइक जरूर स्ट्रीम को कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, हमें बोलना ना बोले, अपने आप फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू वेरी मच।